भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर इस खास सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस खास सीरीज में मैं आपको नेहरू की रोचक प्रेम कहानियां सुना रहा हूं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको पद्मजा नायडू के साथ नेहरू के संबंधों के बारे में बताया था। आज मैं आपको लेडी एडविना माउंटबेटन और नेहरू के रिश्तों के बारे में बताऊंगा। वैसे तो नेहरू और लेडी माउंटबेटन की लव स्टोरी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन आज मैं एक ऐसा राज खोलूंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोग ये कह सकते हैं कि नेहरू अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते थे, इससे किसी को क्या लेना देना होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा करे जिससे देश की सुरक्षा संकट में पड़ जाए, तो फिर ये पर्सनल लाइफ का मैटर नहीं रह जाता है। अगर देश का प्रधानमंत्री अपने पर्सनल लाइफ की वजह से देश के सीक्रेट किसी को बता देता है, तो फिर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जरूर सवाल उठाया जाएगा। और नेहरू और एडविना के मामले में भी यही हुआ था। पीएम नेहरू ने ईश्वर और संविधान को साक्षी मानकर पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, लेकिन इसके बाद भी वो लेडी माउंटबेटन को भारत और चीन के रिश्तों से जुड़ी कई सीक्रेट बातें बता दिया करते थे। नेहरू के चमचे, गुलाम और भक्त मुझसे नाराज हों, उसके पहले मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। ये महान विचार व्यक्त किए हैं गांधी नेहरू परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने। नटवर सिंह ने अपनी मशहूर किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में ये सनसनीखेज खुलासा किया है। इस किताब का हिंदी अनुवाद एक ही जिंदगी काफ़ी नहीं, इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब में नटवर सिंह ने लिखा है कि नेहरू ने 1954 में अपनी महत्वपूर्ण चीन यात्रा के राज चीन से लौटते ही लेडी माउंटबेटन को बता दिए थे। इस किताब के पेज नंबर 100 पर नटवर सिंह लिखते हैं कि चीन से लौटने के बाद पंडित नेहरू कलकत्ता में ठहरे। उन्होंने यहाँ से पहला खत एडविना माउंटबेटन को लिखा और उनके साथ अपने चीन के अनुभव बांटे। यदि कड़े शब्दों में कहा जाए तो चीनी नेताओं के साथ हुई बातचीत को एडविना के साथ बांटना पीएम नेहरू के द्वारा ली गई गोपनीयता की शपथ के विरुद्ध था। निसंदेह तब तो उस पत्र के बारे में कोई नहीं जानता था और यह तभी दुनिया के सामने आया जब नेहरू के लेखन को सर्वपल्ली गोपाल ने प्रकाशित किया। तो सुना आपने, भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह कह रहे हैं कि नेहरू ने चीनी नेताओं के साथ हुई अपनी मुलाकात के राज लेडी माउंटबेटन को बताकर इस देश के साथ ली गई गोपनीयता की शपथ को तोड़ा था। दरअसल 2 नवंबर 1954 को जो पत्र नेहरू ने लेडी माउंटबेटन को लिखा था, उसमें उन्होंने चीन को लेकर अपनी पूरी सोच को सामने रख दिया था। इस लंबे पत्र में उन्होंने अपनी चीन यात्रा का पूरा वर्णन लेडी माउंटबेटन से किया है। वो कहाँ गए, किससे मिले, उन्हें क्या अच्छा लगा और उन्हें क्या बुरा लगा, सब कुछ उन्होंने इस लेटर में लेडी माउंटबेटन को लिख दिया था। यहाँ तक कि नेहरू ने इस पत्र में चीनी नेताओं से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए उनके बारे में अपनी सोच का इजहार भी लेडी माउंटबेटन के सामने कर दिया था। नेहरू अगर अपने किसी गैर राजनीतिक मित्र के साथ चीन के नेताओं के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करते तब भी ठीक था, लेकिन लेडी माउंटबेटन गैर राजनीतिक नहीं थी। वो भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी और इन दोनों पति पत्नी ने भारत के बंटवारे में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेडी माउंटबेटन कितनी चालाक थी, इसका जिक्र जाने माने लेखक डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में किया है, जिसका हिंदी अनुवाद आज़ादी आधी रात को इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब में लिखा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय नेताओं के साथ बातचीत में अपनी पत्नी एडविना की मदद लेते थे। कई बार ऐसी बात जो वो खुद नेहरू से नहीं कह सकते थे, उस बात को नेहरू तक पहुंचाने के लिए वो कई बार एडविना का सहारा लेते थे। इतना ही नहीं, एडविना माउंटबेटन के बारे में सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो कट्टर वामपंथी विचारों की समर्थक थी। ब्रिटेन में कई बार उन पर प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होने के आरोप लग चुके थे। मशहूर ब्रिटिश लेखक रिचर्ड हॉक की किताब एडविना द काउंटेस माउंटबेटन ऑफ बर्मा में उन पर कट्टर सोवियत समर्थक होने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले यह भी दावा किया गया कि लेडी माउंटबेटन सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी
केजीबी के लिए जासूसी का काम करती थीं। लेडी माउंटबेटन के बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने 5 मई 1951 को एक टॉप सीक्रेट फाइल तैयार की थी। इस फाइल को पूरे 50 साल तक गुप्त रखने के बाद इसे 2001 में रिलीज किया गया। ये फाइल CIA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे कोई भी आसानी से अब देख सकता है। इस फाइल में 8वें नंबर की रिपोर्ट का टॉपिक है कि भारत के प्रधानमंत्री नेहरू अमेरिकी विरोधियों के प्रभाव में हैं। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत में अमेरिका के राजदूत हेंडरसन ने जानकारी दी है कि नेहरू पिछले कुछ दिनों से लेडी माउंटबेटन और VK मेनन के प्रभाव में हैं। भारत के जिम्मेदार अधिकारियों ने राजदूत हेंडरसन को बताया है कि मेनन ने नेहरू को कहा है कि वो अमेरिका की किसी भी तरह की मदद ना लें, और साथ में ये चर्चा भी आम है कि नेहरू पर लेडी माउंटबेटन के अमेरिकी विरोधी का प्रभाव है। एक प्रभावशाली भारतीय जिसने हाल में ही जवाहरलाल नेहरू, लेडी माउंटबेटन और VK मेनन के साथ डिनर किया है, उसने राजदूत हेंडरसन को बताया है कि ये तीनों डिनर के दौरान भी अमेरिकी विरोधी बातें ही करते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का अंदाजा काफी हद तक सही था। नेहरू की सोच पर लेडी माउंटबेटन का जबरदस्त प्रभाव था। अब नेहरू के चेले चपाटे ये कह सकते हैं कि आखिर हम एक विदेशी खुफिया एजेंसी पर भरोसा क्यों करें। इसलिए इस बारे में अब मैं आपको नेहरू के सबसे करीबी दोस्त और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हवाला देना चाहूँगा। मौलाना आज़ाद नेहरू और एडविना के रिश्तों के बारे में क्या सोचते थे, इसका जिक्र उन्होंने अपनी मशहूर किताब इंडिया विंस फ्रीडम में किया है, जिसका हिंदी अनुवाद आज़ादी की कहानी इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 177 पर वो अपने परम प्रिय मित्र जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखते हैं, मैं हमेशा सोचता हूं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल को कैसे जीत लिया। जवाहर सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो जोशीले भी हैं और जल्द लोगों के निजी प्रभाव में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि जवाहर के अंदर जो परिवर्तन आया है उसके लिए लेडी माउंटबेटन जिम्मेदार हैं, जिनके व्यक्तित्व ने जवाहर को प्रभावित किया है। वो अधिक चतुर तो नहीं हैं, लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही आकर्षक और मित्रतापूर्ण है। वो अपने पति माउंटबेटन की हमेशा तारीफ करती थीं और उनके विचारों को उन लोगों को समझाती थीं जो पहले उनके पति से सहमत नहीं होते थे। यानी इशारों ही इशारों में मौलाना आज़ाद ने 2 बड़ी बातें कही। पहली ये कि लेडी माउंटबेटन एक घाघ और राजनीतिक महिला थी, और दूसरी ये कि नेहरू लेडी माउंटबेटन के जबरदस्त प्रभाव में थे। नेहरू की ये करीबी दोस्त कम्युनिस्टों की कितनी बड़ी समर्थक थी, इसकी एक और मिसाल मिलती है इनके पत्रों से। दरअसल आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने सरकार के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह करने के आरोप में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था और हजारों वामपंथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, हर वामपंथी विचारक आपको यह जरूर बताता होगा कि सरदार पटेल ने RSS पर बैन लगाया था, लेकिन वो कभी ये नहीं बताता कि देश के साथ गद्दारी करने के आरोप में सरदार पटेल ने कम्युनिस्ट पार्टी पर भी आज़ादी के तत्काल बाद बैन लगा दिया था। खैर, 1949 में देश के इन गद्दार कम्युनिस्टों को रिहा करने के लिए लेडी माउंटबेटन ने नेहरू को अपना त्रिया चरित्र दिखाया और उन्हें गुस्से से भरा एक पत्र लिखा। लेडी माउंटबेटन ने नेहरू को लिखा कि सांप्रदायिक दलों यानी RSS के नेताओं को तो रिहा कर दिया गया है, लेकिन बाकी दलों यानी कम्युनिस्ट लोगों को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, लेडी माउंटबेटन का इशारा RSS की ओर था, क्योंकि उस दौर में संघ पर से बैन हटा लिया गया था और उसके सभी कार्यकर्ताओं को रिहा किया जा चुका था। लेडी माउंटबेटन के पूरे चरित्र को समझने के बाद यह लगता है कि नेहरू ने अपनी चाइना पॉलिसी के राज इस औरत को बताकर कितनी बड़ी भूल की थी। इतना ही नहीं, एडविना के साथ संबंधों की वजह से दुनिया भर में प्रधानमंत्री नेहरू की बहुत बदनामी भी हुई थी। इसकी मिसाल मिलती है नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली लंदन यात्रा में। 1948 में जब नेहरू लंदन पहुंचे तो वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह को नेहरू का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनाया गया था। खुशवंत सिंह ने अपनी मशहूर आत्मकथा ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस में नेहरू के इस लंदन यात्रा का सनसनीखेज वर्णन किया है। इस किताब का हिंदी अनुवाद सच, प्यार और थोड़ी सी शरारत
इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 141 पर खुशवंत सिंह ने बताया है कि किस तरह से नेहरू लंदन एयरपोर्ट से सीधे आधी रात को लेडी माउंटबेटन के घर पहुंच गए थे और उनकी वहां तस्वीरें खींच ली गई थी। खुशवंत सिंह इस वाक्य के बारे में लिखते हैं कि द डेली हेराल्ड के फ्रंट पेज पर एक बड़ी सी तस्वीर छपी थी जिसमें नाइट ड्रेस में लेडी माउंटबेटन नेहरू के लिए दरवाजा खोल रही थी। इस तस्वीर की हेडलाइन थी आधी रात का मेहमान। इस खबर में यह भी बताया गया था कि लॉर्ड माउंटबेटन इस समय लंदन में नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री नेहरू के लेडी माउंटबेटन के साथ रिश्तों की चर्चा बहुत तेजी से फैलने लगी थी। द डेली हेराल्ड का फोटोग्राफर इसी मौके की ताक में था और वो दोनों को अशोभनीय स्थिति में तो नहीं, लेकिन कम से कम उसकी तैयारी करते हुए तो उसने पकड़ ही लिया था। उसे स्कूप मिल गया था। जब मैं वीके मेनन, जो लंदन में उस समय भारत के हाई कमिश्नर थे, उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे डांटकर बोला कि प्रधानमंत्री नेहरू तुमसे बहुत नाराज हैं। तब मैंने उन्हें अपनी सफाई देते हुए कहा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे यह कैसे पता चलता कि नेहरू होटल के बदले सीधे लेडी माउंटबेटन के घर चले जाएंगे। यहां यह बताना भी जरूरी है कि खुशवंत सिंह नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं, लिहाजा उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में यह भी बताया है कि इस घटना के बाद एक होटल में नेहरू और लेडी माउंटबेटन को ब्रिटिश प्रेस ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद बौखलाए नेहरू ने खुशवंत सिंह की जमकर क्लास लगाई थी। अगर आपको फिर भी खुशवंत सिंह की बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो फिर आपको देश के एक और वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर की किताब नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए। इस किताब में एमजे अकबर ने रूसी मोदी के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा किया है। पद्म भूषण से सम्मानित रूसी मोदी टाटा स्टील के चेयरमैन थे और रतन टाटा के बराबर ही टाटा ग्रुप में उन्हें सम्मान दिया जाता है। रूसी मोदी के पिता सर होमी मोदी 1949 से 1952 के बीच उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। एक बार नेहरू जब लेडी माउंटबेटन के साथ नैनीताल आए तो वो राज्यपाल होमी मोदी के साथ ठहरे हुए थे। एमजे अकबर इस घटना के बारे में अपनी किताब में लिखते हैं कि जब रात के 8 बजे सर होमी मोदी ने अपने बेटे रूसी मोदी से कहा कि वो नेहरू के बेडरूम में जाकर उन्हें बताए कि मेज पर खाना लग चुका है और सबको आपका इंतजार है। जब रूसी मोदी ने नेहरू के बेडरूम का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि नेहरू ने एडवीना को अपनी बाहों में भरा हुआ था। नेहरू की आंखें मोदी से मिली और उन्होंने अजीब सा मुंह बनाया। रूसी मोदी ने तत्काल दरवाजा बंद किया और बाहर आ गए। खुशवंत सिंह और एमजे अकबर की तरह ही देश के एक और बड़े पत्रकार कुलदीप नैयर ने भी यह दावा किया है कि एयर इंडिया के विमानों से विशेष तौर पर नेहरू एडवीना के लिए खत भेजते थे। यहां तक कि 1960 में जब एडवीना माउंटबेटन की मौत हो गई तो नेहरू ने भारतीय नौसेना का जहाज खास तौर से फूल लेकर श्रद्धांजलि के लिए भेजा था। खैर, नेहरू की ये लव स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी के प्यार में पड़कर नेहरू ने भारत की विदेश नीति को भयंकर नुकसान पहुंचा दिया था। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।